जोन्स परिवार ने नटीपटी केव में केविंग करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार को कितना विनाशकारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यह है नटीपटी केव ट्रेजेडी का दर्दनाक विवरण। जॉन जोन्स कुछ पारिवारिक मनोरंजन के लिए तैयार था जब उन्होंने सॉल्ट लेक सिटी के पास यूटा डेजर्ट में स्थित नटीपटी केव को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो पहले कभी इस खास गुफा में नहीं गया था, लेकिन वो और उसका भाई जॉश अपने बचपन का बड़ा हिस्सा यूटा की अलग अलग गुफाओं में केविंग करते हुए बिता चुके थे। वो खुद को एक एक्सपीरियंस्ड केवर मानता था, हालांकि हाल के वर्षों में उसकी एक्सप्लोरिंग धीमी हो गई थी। उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा था और वो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिकल स्टूडेंट था। इस वजह से उसकी दिनचर्या काफी व्यस्त रहती थी और केव एक्सप्लोरिंग के लिए बहुत कम समय बचता था। थैंक्सगिविंग ब्रेक के दौरान वो छुट्टियों में परिवार के साथ आराम करने के लिए घर लौट रहा था। उन्होंने नटीपटी केव में हाइकिंग और एक्सप्लोरिंग का एक दिन बिताने की योजना बनाई, जिसे ज्यादातर लोग बिगिनर्स की केव मानते थे। गुफा के मुख्य हिस्से सभी के लिए दिलचस्प थे। वहां मेज रूम था, जिसमें बड़े पत्थरों के चारों ओर खुलने वाले रास्ते और सुरंगें थीं। वहां एक बड़ा ढलान वाला हिस्सा भी था, जिसे द स्लाइड कहा जाता था, जहां पूरा कमरा 45 डिग्री के कोण पर नीचे की तरफ झुका हुआ था और नीचे उतरने के लिए एक रस्सी लगी हुई थी। इस केव सिस्टम के अधिकतर रास्तों का मैप बनाया जा चुका था। वहां कुछ ऐसे प्रसिद्ध हिस्से भी थे जो ज्यादा कठिन थे, जैसे बर्थ कनाल। ये हिस्से बहुत तंग और कठिन थे, इसलिए केवल एक्सपीरियंस्ड केवर्स ही इन रास्तों से निकलने की कोशिश करते थे। ज्ञात खतरों के बावजूद लोग इन तंग सुरंगों में फंस जाते थे। कुछ जगहें कुछ लोगों के लिए निकलने लायक थीं, लेकिन कुछ लोगों के कंधे या कमर चाहे जितनी कोशिश कर ले चट्टानों के बीच से नहीं निकल पाते थे। जब वो खुद को उस संकरी जगह में फंसा लेते तो पीछे की ओर धीरे धीरे निकालने के लिए गंभीर रेस्क्यू असिस्टेंस की जरूरत पड़ती थी। इन रेस्क्यूज की वजह से अब एक नया परमिट स्टाइल एंट्री सिस्टम लागू किया गया था, जिसमें हर ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस्ड केवर्स का नाम देना जरूरी था। जॉश ने थैंक्सगिविंग से पहले वाले मंगलवार 24 नवंबर 2009 के लिए एक ग्रुप परमिट लिया था। जॉन की गर्भवती पत्नी एमिली अपने 1 साल की बेटी लिजी के साथ घर पर ही रुकी रही, ताकि ससुराल वालों के साथ एक शांत शाम बिता सके। उनके 11 परिवार सदस्यों और दोस्तों का ग्रुप गुफा के मुख्य खुले हिस्सों से अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू कर चुका था। आखिरकार जॉन और उसका भाई जॉश 2 दोस्तों को साथ लेकर ज्यादा चुनौतीपूर्ण सुरंगों को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने बर्थ कनाल के बारे में कहानियां सुन रखी थीं और मैप देखकर उसकी लोकेशन देखी। ये एक लंबी और बहुत तंग पैसेज के रूप में जानी जाती थी, जिसके अंत में एक बेहद तंग हिस्सा था। अगर कोई उस सबसे तंग हिस्से को पार कर लेता तो अंत में एक छोटा सा कमरा था जहां खड़े होकर वापस मुड़ा जा सकता था। वो जानते थे कि बर्थ कनाल बहुत तंग थी और एक्सपीरियंस केवर्स के लिए भी पैनिक पैदा कर सकती थी। वो उस खास टनल को ढूंढने के लिए अलग अलग फैल गए। जॉन और जॉश बाईं तरफ वाले रास्ते पर गए। वो लगभग 15 फीट तक एक छोटी सुरंग में आगे बढ़े। ये रास्ता अगले 10 फीट तक ऊपर नीचे होता रहा। वहां चट्टानों के उभरे हुए हिस्से और तंग जगहें थीं, जहां केवर को अपने शरीर को अलग अलग दिशाओं में मोड़ना पड़ता था, पहले कंधे निकालने के लिए, फिर कमर और आखिर में पैरों को सही दिशा में मोड़ना पड़ता था। ये सिर्फ ताकत लगाकर शरीर को तंग छेद से खींचने का मामला नहीं था। इस हिस्से को कॉर्क स्क्रू कहा जाता था, क्योंकि कुछ लोग जो यहां से निकले थे वो छोटे और लचीले थे, जो अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे इन पैनिक पैदा करने वाली बॉडी पोजीशन से निकल पाए थे। कॉर्कस्क्रू एरिया के बाद पैसेज लगभग 5 फीट तक ऊपर की ओर जाता है, फिर एक चट्टानी किनारे के ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ता है और बाईं ओर 90 डिग्री का तेज मोड़ लेता है। अब तक केवर्स इस छोटे हिस्से का इस्तेमाल कॉर्कस्क्रू के बाद जरूरत पड़ने पर वापस मुड़ने और कठिन रास्ते से बाहर निकलने के लिए करते थे। 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क नाम का एक 16 साल का लड़का इसी कॉर्कस्क्रू सेक्शन में फंस गया था। उसकी हाइट सिर्फ 5 फीट 7 इंच थी और उसका वजन 140 पाउंड था। लेकिन जब वो वापस मुड़ने की कोशिश कर रहा था, तब वो चट्टानों के बीच फंस गया। रेस्क्यूअर्स को उसे बाहर निकालने में 14 घंटे लग गए थे। जॉन ठीक उसी जगह पर था जहां ब्रॉक फंसा था और वो वापस मुड़ने की कोशिश कर रहा था। चूंकि जॉन 6 फीट लंबा और 200 पाउंड वजनी था, इसलिए वो साफ समझ गया था कि टनल के इस हिस्से में वापस मुड़ना उसके लिए संभव नहीं था। वो 12 इंच ऊंची जगह में था, जहां उसके दबे हुए शरीर के पास घूमने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। वो आगे की ओर बढ़ा और लेज एरिया तक पहुंचा और उसके ऊपर से किसी तरह निकल गया। ये एक बहुत तंग जगह थी, लेकिन उसे लगा कि नीचे आगे जाकर रास्ता खुल रहा है। उसने अपना पेट अंदर खींचा और सामने की चट्टानों को पकड़कर खुद को आगे खींचा। अब वो सिर के बल नीचे की ओर एंगल में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे लगा कि आगे कहीं घूमकर वापस निकलने की जगह होगी।
जॉन को यह नहीं पता था कि उससे पहले कोई भी इस लेज के पार नहीं गया था। वो अब पूरी तरह अज्ञात इलाके में था। बेहद तंग और असहज स्थिति में होने के बावजूद जॉन शांत बना रहा। उसे पूरा यकीन था कि आगे कोई खुली जगह होगी। उसे हर समय यही लग रहा था कि वह बर्थ कैनाल के किसी हिस्से में है, जहां कई केवर्स को तंग टनल में फंसा हुआ महसूस हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के बाद सब ठीक हो गया था। जैसे ही वह एक तंग हिस्से से निकला, वह इस टनल के नीचे की तरफ फिसलने लगा। अब वह लगभग हैंडस्टैंड जैसी स्थिति में था और अपने शरीर को संभालने और पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा था। वह अभी भी घूम नहीं सकता था और अब वह उल्टा अपसाइड डाउन हो चुका था। ग्रेविटी उसके 200 पाउंड के शरीर को उसके हाथों की घटती ताकत के खिलाफ नीचे खींच रही थी। उसने अपने भाई जॉश को आवाज लगाई और कहा कि वह उसके पीछे ना आए, बल्कि वापस बाहर चला जाए। उन्होंने उसकी स्थिति पर चर्चा की और फैसला किया कि आगे बढ़कर घूमने की कोशिश करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। इस समय तक उसका शरीर उसके कंधों और सिर पर दबने लगा था और इस वर्टिकल पोजीशन से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ करना जरूरी था। उसकी हेडलैम्प की रोशनी में उसे आगे फर्श में एक छोटा होल दिखाई दिया, जो शायद किसी बड़ी जगह में जाता हो। अब उसे थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। उसे लगा कि थैंक्सगिविंग डिनर पर वह इस गलत एडवेंचर को याद करके हंसेंगे। उसने थोड़ा सा मुड़कर उस होल की तरफ बढ़ना शुरू किया। वह इस टनल होल में आखिर कैसे पहुंचा, ये किसी को ठीक से नहीं पता। माना जाता है कि शायद वह फिसल गया, सिर टकरा गया और इस तंग जगह में फंस गया। दूसरी संभावना ये थी कि उसने होल में देखा लेकिन उसे गलत समझ लिया। उसे ओपनिंग समझा, जबकि वह सिर्फ एक बंद दरार डेड एंड फिशर थी। लेकिन जो भी हुआ हो, जॉन अब इस टनल के नीचे एक बेहद छोटी ओपनिंग में फंस चुका था, जो लगभग असंभव रूप से संकरी थी। सिर्फ 18 इंच बाय 10 इंच, यानी लगभग एक लैपटॉप स्क्रीन से थोड़ी ही बड़ी। जॉन खुद को लगभग पूरी तरह उल्टा, करीब 70 डिग्री के एंगल पर फंसा हुआ पाया। उसने कुछ समय तक खुद को इस होल से ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत थकाने वाला था। उसके हाथ बेकार स्थिति में फंसे हुए थे। एक हाथ उसकी छाती के नीचे मुड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसके शरीर के पास नीचे एक चट्टान में फंसा हुआ था। उसने दीवारों के खिलाफ पूरी ताकत लगाई और जल्दी ही समझ गया कि उसकी सारी कोशिशें उसे 5 फीट ऊपर वाली शैलो टनल तक वापस नहीं पहुंचा पाएंगी। उसकी पिंडलियां और पैर अभी भी पैसेज में खुले थे, लेकिन अब उसकी टांगें होल के सबसे संकरे हिस्से में फंस चुकी थीं, जो सिर्फ 8 इंच चौड़ा था। उसने फिर से जॉश को आवाज लगानी शुरू की। उसका भाई जानता था कि वह वापस मुड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसकी आवाजें अच्छा संकेत नहीं थी। जॉश वापस उस तंग जगह की ओर बढ़ा और कॉर्कस्क्रू पाथ को पार किया। अपने भाई की तरह सिर के बल जाने के बजाय वह पैरों के बल आगे बढ़ा। वह जॉन की आवाज की दिशा में आगे बढ़ता गया और लेज के ऊपर पहुंचा। आखिरकार उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसे चट्टान के अंदर से अपने भाई की टांग का आखिरी हिस्सा बाहर निकला हुआ दिखाई दिया, जैसे गुफा ने उसे पूरा निगल लिया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि वह अपने पैरों से जॉन की एक टांग को पकड़ नहीं पाया। उसने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, जबकि जॉन अपनी तरफ से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। कई बेकार कोशिशों के बाद दोनों बुरी तरह थक चुके थे और निराश महसूस कर रहे थे। जॉश समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है और उसे बाहर निकालने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। दोनों ने फैसला किया कि जॉश बाहर जाकर मदद लाएगा और तब तक जॉन जितना हो सके शांत और रिलैक्स्ड रहने की कोशिश करेगा। मदद लेने के लिए जॉश बाहर गया, जबकि परिवार का एक दोस्त उस जगह पर गया ताकि जॉन से बात कर सके और उसे यह महसूस हो कि वह अकेला नहीं है। कई घंटों तक जॉन उल्टा फंसा रहा। उसका ज्यादातर ध्यान सिर्फ सांस लेने पर था। वह दरार उसके सीने को दबा रही थी और वह सिर्फ हल्की हल्की सांसें ही ले पा रहा था। खुद को ऊपर खींचने की उसकी सारी कोशिशों ने वास्तव में उसे दरार में और गहराई तक बैठा दिया था। समय बीतने के साथ ग्रेविटी लगातार उसके शरीर को टनल की खुरदरी दीवारों के खिलाफ नीचे खींचती रही।
और उसकी थकी हुई बॉडी को और कसती गई। जब मदद पहुंची तो पहली केव रेस्क्यूअर सूजी मॉन उस जगह तक पहुंची जहां जॉन फंसा हुआ था। अब रात के 12 साढ़े बज चुके थे और जॉन को उल्टा फंसे हुए 3 घंटे हो चुके थे। सूजी की हाइट सिर्फ 5 फीट 3 इंच थी, इसलिए कॉर्कस्क्रू एरिया से निकलना उसके लिए आसान था। सावधानी के तौर पर उसके पैरों में रस्सियां बांधी गई थीं ताकि अगर वह भी फंस जाए तो उसे बाहर खींचा जा सके। उसने जॉन की हालत देखी और उसे बताया कि वह उसे बाहर निकाल लेंगे। शायद उसे थोड़ी राहत महसूस हुई होगी यह सोचकर कि प्रोफेशनल हेल्प आ चुकी है और वह जल्द ही इस जाल से बाहर निकल जाएगा। सूजी ने उसकी टांगों के चारों ओर वेबिंग स्ट्रैप्स बांधे और फिर उन्हें वापस उस जगह तक पहुंचाया जहां टनल शुरू होती थी। रस्सियों को खींचकर लेवरेज बनाते हुए जॉन को दराज से ऊपर खींचने की कई कोशिशें की गई, लेकिन रस्सियों में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन था, जिससे जॉन को प्रभावी तरीके से बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। वह अभी भी फंसा हुआ था और अपने हाथों का इस्तेमाल भी पूरी तरह नहीं कर पा रहा था। कुछ प्रयासों और कई एग्रेसिव ऑप्शंस पर विचार करने के बाद फैसला लिया गया कि पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जॉन को ऊपर उठाकर बाहर निकाला जा सके। 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क के फंसने पर पुली का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उनके पास मदद करने की योजना थी, लेकिन ये काम करने के लिए आसान जगह नहीं थी। हर इक्विपमेंट को केव के एंट्रेंस से अंदर लाना पड़ता था और कॉर्कस्क्रू के दूसरी तरफ पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। टनल इतनी तंग थी कि सिर्फ छोटे पावर टूल्स ही अंदर ले जाए जा सकते थे। एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही अंदर जाकर मदद कर सकता था और उसे छोटा या पतला होना जरूरी था ताकि वो उस पैसेज से निकल सके। यह बिल्कुल भी आइडियल सिचुएशन नहीं थी। हर पुली को इंस्टॉल करने में असाधारण रूप से ज्यादा समय लग रहा था। इस दौरान केवर्स जॉन से बात करते रहे, उसे सांत्वना देते रहे और कहानियां साझा करते रहे ताकि वो शांत रहे और बातचीत करता रहे। जॉन एक गहरे धार्मिक मॉर्मन था और इस अवास्तविक स्थिति में सुकून पाने के लिए वो प्रार्थना करता और गाने गाता रहा। जॉन पूरी रात उल्टा फंसा रहा और उसके शरीर में लंबे समय तक इस स्थिति में रहने की फिजिकल लिमिटेशंस दिखाई देने लगी। मानव शरीर लंबे समय तक उल्टा रहने के लिए नहीं बना है। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि दिल के प्रेशर पल्सेस खून को आगे बढ़ाते हैं, जबकि वाल्व्स और फाइब्रस वेसल्स खून को पीछे जाने से रोकते हैं। ये वन वे फ्लो प्रेशर, ग्रेविटी और वाल्व्स के बीच संतुलन बनाए रखता है ताकि शरीर के सभी टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंच सके और किडनीज के जरिए टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। लेकिन जॉन का शरीर 12 घंटे से ज्यादा समय तक ग्रेविटी से लड़ रहा था। दिमाग इस तरह के फ्लूइड प्रेशर को सहने के लिए नहीं बना है। उसके लंग्स में फ्लूइड जमा होने लगा था और सही सर्कुलेशन न होने के कारण टॉक्सिन्स जमा होने लगे थे। उसके ऑर्गन्स उसके लंग्स पर दबाव डाल रहे थे और हर सांस उन मसल्स के लिए एक एग्जॉस्टिंग एफर्ट बन चुकी थी, जो इस तरह के काम के लिए नहीं बने थे। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थीं और वो पूरी तरह थक चुका था। पूरी रात के दौरान जॉन पूरी तरह शांत और समझदार स्थिति से धीरे धीरे ऐसी हालत में पहुंच गया था जहां वो बेबस होकर अपनी टांगें मारने लगा था और भ्रम देखने लगा था। यह रेस्क्यूअर्स के लिए देखना बेहद दर्दनाक था। वे खुद भी थके हुए, असहाय और जैसे फंसे हुए महसूस कर रहे थे। इस केव सिस्टम की हवा गर्म और नम थी। जब इंसान हिल भी न सके और ठीक से सांस भी न ले पाए, तब शांत रहकर सांस लेना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन रेस्क्यूअर्स जानते थे कि जरूरत पड़ने पर वे बाहर निकल सकते हैं। जॉन के पास ये विकल्प नहीं था। वो अपने सीने को फैलाकर सांस भी न ले पा रहा था और उसके आसपास की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक वायर्ड टेलीकॉम सिस्टम उस जगह तक पहुंचाया गया जहां जॉन फंसा हुआ था। उसकी पत्नी एमिली ने उससे बात की। उसने उसे हिम्मत रखने और विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। जॉन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही बाहर निकल आएगा। लेकिन अगले दिन शाम 4 बजे तक जाकर
रेस्क्यूअर्स आखिरकार पुली सिस्टम लगाने में सफल हो पाए। जब सिस्टम तैयार हुआ तब रायन शर्ट्स टनल के अंदर मौजूद था। इस समय तक जॉन का शरीर ओपनिंग के सबसे संकरे हिस्से में और नीचे बैठ चुका था, इसलिए रायन को उसकी टांगों को थोड़ा किनारे करना पड़ा, जबकि बाहर की टीम रस्सियों से उसे ऊपर खींच रही थी। हर बार खींचने पर जॉन धीरे धीरे इंच बाय इंच उस होल से ऊपर उठने लगा, लेकिन इस समय तक उसकी टांगें असहनीय दर्द में थीं। कई घंटों से रेस्क्यूअर्स अलग अलग तरीकों से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे और रस्सियां उसकी टांगों पर बंधी हुई थी। उसकी टांगें पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी और उनमें कोई पल्स महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी हर बार रस्सी खींचने पर जॉन दर्द से रुकने के लिए कहता था, क्योंकि उसकी नसें अब अत्यधिक संवेदनशील हो चुकी थीं। रेस्क्यूअर्स कुछ देर के लिए रुक गए ताकि जॉन खुद को संभाल सके, और फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि ये काम कर रहा है। जॉन आखिरकार उस होल से ऊपर खींचा जा रहा था। उसे इतना ऊपर उठा लिया गया था कि रायन नीचे झुककर उससे स्ट्रेट आंख मिलाकर बात कर सका। उसने नीचे एक ट्यूब भी पहुंचाई ताकि जॉन गेटरेड पी सके। यह प्रक्रिया बेहद धीमी थी और सभी लोग इस कठिन कोशिश से बुरी तरह थक चुके थे। रायन सिर्फ 12 इंच ऊंची टनल में फंसकर काम कर रहा था और उसका सिर जॉन की टांगों के पास था, जबकि वे उसे उस 10 इंच चौड़ी सीजर से धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे उसे थोड़ा ऊपर उठाने में सफल हो रहे थे, लेकिन उसे पूरी तरह बाहर निकालने के और करीब नहीं पहुंच पाए थे। उसकी टांगें ऊपर की नीची छत से टकरा रही थी और उन्हें टनल के अंदर मोड़ना लगभग असंभव था। अब जॉन को अपनी टांगों पर कोई नियंत्रण नहीं था। 19 घंटे तक उल्टा फंसे रहने के बाद वो खुद अपने घुटनों को मोड़ने में मदद नहीं कर पा रहा था। समय तेजी से निकल रहा था और रेस्क्यूअर्स इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे थे कि शायद उसे पैसेज में वापस लाने के लिए उसकी टांगें तोड़नी पड़े। फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। रायन को तेज दर्द महसूस हुआ और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो बुरी तरह खून से लथपथ था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। जिस रोप से पुली सिस्टम केव के एक नेचुरल आर्च से बंधा हुआ था, वो अचानक टूट गया और पुली के साथ लगा कैराबाइनर सीधे रायन के चेहरे पर आकर लगा। होंठ और जीभ में गंभीर चोटें आईं और उसे सिर की गंभीर चोट भी लगी। उसे तुरंत वहां से बाहर निकालना पड़ा और जॉन फिर वहीं पहुंच चुका था जहां से शुरू हुआ था, पूरी तरह टनल में फंसा हुआ। अब जॉन टनल में फिर से पूरी तरह फंसा हुआ था। उसकी बाहों में सर्कुलेशन बंद हो चुकी थी और उसकी टांगें लगभग पूरी तरह बेकार हो चुकी थीं। अब वो खुद को बाहर निकालने में किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता था। ये पल जॉन जोन्स के अंत की शुरुआत बन गया। जब रायन की हालत जांचने के बाद उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, तो उसके पिता डेव ने उसकी जगह ली और टनल के अंदर जॉन के पास पहुंचे। पुली लाइंस को दोबारा स्थापित करने में लगभग 1 घंटा लग गया। डेव ने जॉन के शरीर के चारों ओर रस्सी बांधने की कोशिश की, लेकिन उसका धड़ इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि रस्सी उसके शरीर के पार नहीं जा सकी। जब तक डेव उसके साथ रहा, जॉन को प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जॉन की मदद जरूरी थी। उसके 200 पाउंड वजन और 6 फीट लंबे शरीर को बाहर निकालना लगभग असंभव था, जब तक कि वो खुद धक्का देकर या शरीर को किसी तरह सहारा देकर मदद ना करे। डेव जब जॉन के शरीर पर रस्सी बांधने की कोशिश कर रहे थे, तब वो खुद भी लगभग 15 मिनट के लिए फंस गए। अपने बेटे को बचाने की यह बेताब कोशिश अब पिता और बेटे दोनों को खतरे में डाल चुकी थी। ये एक बेहद दर्दनाक सच्चाई थी। किसी तरह खुद को वापस 12 इंच की टनल में धकेलने के बाद डेव पूरी तरह थक चुके थे और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। इसके बाद ब्रैंडन कोवालिस ने उनकी जगह ली। वो अपने साथ टेलीकॉम सिस्टम लेकर अंदर गया ताकि जॉन का परिवार उससे बात कर सके। एमिली, जो जॉन की पत्नी थी, उसने उससे अपना प्यार जताया और उसे कहा कि वो थोड़ी देर आराम करे। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी उसे अब भी सच में विश्वास था कि जॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन ब्रैंडन वो देख पा रहा था
जो एमिली नहीं देख सकती थी। जॉन अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। पिछले कई घंटों से उसकी तरफ से जीवन का कोई संकेत सुनाई नहीं दे रहा था। रायन पहले ही बता चुका था कि जॉन की सांसें अब सिर्फ गड़गड़ाहट जैसी रह गई थी और अब पूरी तरह सन्नाटा था। रेस्क्यू टीम केव के पिट एरिया में इकट्ठा हुई और उन्होंने स्थिति पर चर्चा की। यह तय किया गया कि किसी मेडिकल प्रोफेशनल को पुष्टि करनी होगी कि क्या जॉन की वास्तव में मृत्यु हो चुकी है। एक पैरामेडिक को उस तंग हिस्से में भेजा गया ताकि वो स्थिति की पुष्टि कर सके और फिर बुधवार 25 नवंबर 2009 को रात 11:56 बजे जॉन जोन्स को मृत घोषित कर दिया गया। रेस्क्यू टीम्स ने 24 घंटे तक लगातार कोशिश की कि जॉन को बाहर निकाला जा सके, लेकिन उसकी उल्टी अपसाइड डाउन पोजीशन की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। समय लगातार निकल रहा था और आखिरकार जॉन के पास समय खत्म हो गया। जॉन ने उल्टी स्थिति में कुल 27 घंटे तक जीवित रहकर एक असाधारण समय बिताया, जो अनुमानित समय से 3 गुना ज्यादा था। जो वास्तव में उस चट्टानी कैद जैसी जगह तक पहुंचे थे जहां जॉन फंसा हुआ था, सच में बहादुर थे। उन्होंने जानबूझकर केव के उस हिस्से में प्रवेश किया था जो अनमैप्ड था और जहां पहले से कई खतरों के बारे में पता था। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी कोशिश की, शांत बने रहे और एक लगभग असंभव लगने वाले रेस्क्यू में भी हार नहीं मानी। जब यह तय हो गया कि जॉन के बॉडी को रिकवर करना संभव नहीं है, तब जॉन को नटी पटी केव के एड्स पुश सेक्शन में हमेशा के लिए वही छोड़ दिया गया। पूरे केव सिस्टम को कंक्रीट से बंद कर दिया गया ताकि उसे दोबारा कभी एक्सप्लोर ना किया जा सके। वहां जॉन जोन्स की याद में एक प्लैक भी लगाई गई ताकि उनके जीवन को याद रखा जा सके।